और इसमें मैं सही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोई ना कोई कोर्स परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारा का सारा ऑथेंटिक कंटेंट जो कि करंट हो वो आप एक बारी में इकट्ठा कर सको। एक टाइम होता था जब ये सारे कोर्सेज बहुत महंगे होते थे। राइट। अभी इतना सस्ता हो रहा है कि ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स सब अफोर्ड नहीं कर पाते, बट इट्स डूएबल। आप थोड़ी मेहनत करके थोड़ा सा फंड्स इकट्ठा करके आप परचेज़ कर लीजिए, आप बहुत सारा टाइम बचाएंगे। और इंटरव्यू मैंने इतने एरोगेंस के साथ दिया था, मैं सोचता मेरा तो हो ही जाएगा, ये सारे एग्ज़ाम्स तो हो रहे हैं, ये भी हो ही जाएगा, पक्का से हो जाएगा। इतना ज़्यादा श्योर हो गया था कि मैंने सोचा था बैंक ऑफ इंडिया छोड़ ही देता हूँ, आरबीआई का फाइनल रिजल्ट आने का वेट करूँगा। तो वो नहीं, तो उसके बाद जैसे रिजल्ट आया, अपना नाम नहीं देखा, तो रियलिटी चेक मिला कि नहीं, शायद से उतना अच्छा नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, एक बार प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आज हम सबके बीच में एक स्पेशल गेस्ट हैं, गौरव बरनवाल, जो कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जाम टॉपर हैं। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मतलब गौरव बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी है। मतलब 2021 में इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का इंटरव्यू दिया, 2022 में नहीं लेकिन 2023 में दोबारा इंटरव्यू दिया, 2023 में 24 में तीसरी बार इंटरव्यू दिया, और इनका चौथा इंटरव्यू था जहाँ पर फाइनली आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बने। मतलब बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट डालें, और जो इनकी लाइफ में कंसिस्टेंट चीज़ रही है पिछले 5 सालों में, वो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी रही है। मतलब शादी हो गई, जॉब मिल गई, सब चीज़ें चलती रही, बट इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी का जो ड्रीम था उसको कहीं भी डाउन नहीं होने दिया। एंड फाइनली ही इज़ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर नाउ। ये वर्किंग थे, बैंक ऑफ इंडिया में जॉब थी इनकी, हैक्टिक जॉब रहती है, आप लोगों को पता है बैंक की कितनी मतलब टफ जॉब होती है। लेकिन फिर जो इनका एक सपना था ना आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का, वो इनको मतलब इतना हाई लगता था कि इन्होंने जॉब के साथ चीज़ों को मैनेज किया। ये एडुटैप के साथ पेड कोर्सेज में भी जुड़े हुए थे, बट मैं कहता हूँ कि कोर्सेज से शायद सिलेक्शन नहीं होती, मेहनत से सिलेक्शन होती है। तो वो इनके एफर्ट थे जो फाइनली कल्मिनेट हुए इन द फॉर्म ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। तो बहुत मतलब आई थिंक बहुत प्राउड मोमेंट है सबके लिए कि जहाँ पर हम मेहनत करते हैं और वो सिलेक्शन का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप लोग गौरव, आप कुछ बोलना चाहेंगे एडुटैप के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में? एडुटैप में मेनली मैंने कोर्स जो परचेज़ करना स्टार्ट किया है वो 2023 से किया है। उसके बाद से कंसिस्टेंटली मेरा स्कोर फेज़ 1 फेज़ 2 में इम्प्रूव हुआ है। इंटरव्यू बार बार स्टक हो जा रहा था, लेकिन फाइनली इस बार काफ़ी मेहनत की मैंने। फेज़ 2 में इनफैक्ट मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया होगा, तभी सिलेक्शन हो गया। इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर जर्नी, जो हम लोग फाइनली इस जगह आए हैं। But EduTap has been a very big support, a big help in this entire journey. Thank you. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो आप लोग जानते हैं कि हम सब बहुत मेहनत करते हैं, मतलब ये कोर्स बनाने में, कंटेंट बनाने में, लेकिन ये सिलेक्शन ही हम लोगों को और मोटिवेट करती है। जब लोग आके कहते हैं कि वी आर हेल्पिंग देम, तो अगर कोई डाउट आप लोगों के मन में है, कोई सवाल आप लोगों ने पूछना है रिगार्डिंग द पेन पॉइंट स्टूडेंट जो हमसे पूछते हैं, तो प्लीज़ ही इज़ द परफेक्ट वन जो उन डाउट्स का जो है आंसर दे सकता है, क्योंकि पूरी जर्नी इन्होंने जी है अच्छे से। और ना सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी, मतलब इन्होंने सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम 3 बार मेंस फोड़ा है इन्होंने। इन्होंने इरडई, इन्होंने इफ्स का, मतलब कोई भी एग्जाम छोड़ा नहीं है इन्होंने। और सीजीएल एग्जाम भी इस बार इन्होंने फेस 2 क्वालिफाई किया। तो ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। तो हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। अगर किसी के मन में भी कोई भी डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। सर मुझे सर से इंटरव्यू का पूछना है कि आपने इस बार कुछ अलग तो किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम से आप उसी फेज में अटक रहे थे। हाँ ऑफ कोर्स, ये बार बार इंटरव्यू मेरा चौथा था। हाँ। तो 3 बार इंटरव्यू में इम्प्रूवमेंट्स तो हर साल आए हैं। इस बार इंटरव्यू के लिए मैंने एक्स्ट्रा जो प्रेशर लिया था वो हर बार जैसा इतना प्रेशर नहीं लिया, इस बार थोड़ा रिलैक्स वे में दिया। उसके अलावा जो हमारा 1 से 2 महीने का टाइम होता है फेज़ 2 के रिज़ल्ट आने के बाद इंटरव्यू तक, उस टाइम पे मैंने कोर्स थोड़ा रिवाइज़ किया, क्योंकि सेबी का एग्ज़ाम भी उसी टाइम आ रहा था। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैं सोर्सेज सेम थे, बट थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ था, जिसने इस बार फाइनल सिलेक्शन में हेल्प किया। इनफैक्ट मॉक इंटरव्यूज़ जो थे, मॉक इंटरव्यूज़ मैंने एडुटैप से भी किया और भी कोर्सेज से किया। उस मॉक इंटरव्यूज़ में जो फाइनल क्रक्स है, उस पर मैंने इस बार अच्छे से फोकस किया, बिकॉज आप इनकी डिटर्मिनेशन इतनी बड़ी मानो ना, कि मैंने इनसे पूछा कि अगर इस बार आरबीआई ग्रेड बी ना होता तो फिर क्या, कहते अगले साल एक अटेम्प्ट और बचाता, फिर अगले साल जाता, फिर अगले साल जो है आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करता।
तो जब हमारा एक सपना होता है ना, तो शायद ये जो सर इस बार low मैंने phases कोर्स होते हैं, 1.5 साल का लिया था। मैंने 1.5 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स ले लिया, मतलब रुकने वाले नहीं थे, इनको बनना आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ही था। तो चाहने से नहीं होता, चाहिए ही चाहिए उससे होता है, मतलब ये एक डिटर्मिनेशन होती है जो मतलब शायद हमें हमारा जो है एक रिजल्ट पॉजिटिव दिलवाती है। कोई और डाउट कोई पूछना चाहे प्लीज़। आपको ये जो जर्नी उसमें कई लोगों ने हेल्प किया होगा, तो आप किसी को अगर मेंशन करना चाहो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है सब कुछ साथ में करना। तो मेरा बेस्ट जो लास्ट 2 साल से जो मेरा फेवरेट सेशन रहा है वो है मैराथन सेशन, जो फेज़ 1 से जस्ट पहले आता है, जिसमें गुरकीरत सर, कृतिका मैम, दिव्यांशु सर तीनों रहते हैं। मतलब उस वो मुझे बस यही लगता है कि ये अगर सेशन ना आए तो फेज़ 1 क्लियर नहीं हो पाएगा। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट मेजॉरिटी हमारा कवर हो जाता है उससे। इफ़ हम रेगुलरली हैं ब्रशअप को सीरियसली एग्ज़ाम को ले रहे हैं तो दैट इज़ इनफ। और उसके अलावा फेज़ 2 के लिए कृतिका मैम एंड जलज सर, मतलब इन दोनों ने ऐसा इन दोनों की शक्लें ऐसे देख रहा था, मुझे लग रहा था ये इनको तो पहचान लूँगा मैं, कहीं बाहर भी मिलेंगे पहचान लूँगा। काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन बन जाता है। सो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गौरव, सॉरी अगेन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं। कंटेंट की तो मतलब काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं, आपको यहाँ का सपोर्ट सिस्टम कैसा लगता है कि जो आपकी कॉल्स वगैरह होती हैं, जो आपकी क्वेरीज वगैरह होती हैं, जो आपके इश्यूज होते हैं इंटरव्यू टाइम पे भी और नॉर्मल टाइम पे भी, उनको कैसे हैंडल करने का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर आपका? ओके, सो मेरा इंटरेक्शन जो रहता है वो ज़्यादातर ऐप के थ्रू रहता है। कॉन्वर्सेशंस भी रहती हैं बट कम ही थी। इंटरव्यू के सेशन टाइम पे ज़्यादा थी। उसमें मैं यही फाइंड कर रहा था कि मेरी क्वेरी बस विद इन, मैंने अभी क्वेरी डाली, आगे मेरे को शाम तक मेरे को रिप्लाई आ गया, मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे को इनफैक्ट जो मॉक इंटरव्यू का पूरा बुक करने का सेशन था, इट वाज सो सीमलेस। मैंने शाम को बोला है कि मेरे को मॉक इंटरव्यू चाहिए, अगले दिन मुझे कॉल आ चुका है कि आपका इंटरव्यू इस टाइम पे है, आप किस टाइम प्रेफर करेंगे। मैंने बताया कि ऐसे मैं एक ऑलरेडी ले रहा हूँ, मेरे को एक जो है वो एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले चाहिए होगा। मैंने बोला ठीक है, हम लोग आपका शेड्यूल कर लेते हैं। दैट वाज वेरी सीमलेस। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हो गया बस। वो बहुत स्मूथ प्रोसेस हाँ, है। बहुत स्मूथ प्रोसेस था। ग्रेट। ये हमारी टीम है जो ये सारा काम करती है, और बैकएंड में लेकिन बहुत स्ट्रांगली ये जो फाउंडेशन बने हुए एडुटेप की, और सारा काम ये बहुत सीमलेसली देखते हैं। हाँ, वही मेरे को इतना स्ट्रक्चर्ड लग रहा था। मैं ये बस कोर्स लेने के बाद मेरे को ऐसा था कि आई एम फ्री, मैं सिर्फ पढ़ने पे फोकस कर सकता हूँ। ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम बचता नहीं था जॉब के साथ, बट जितना टाइम बचता था उसमें मैं फुल यूटिलाइज कर सकता था, क्योंकि मेरे को बाकी सारी चीज़ें नहीं देखनी। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप लोगों की टीम है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। कोई और डाउट किसी का हो प्लीज़, आप पूछना चाहें तो, और इस बार मैं इंटरप्ट भी नहीं करूँगा, आप खुल के पूछ सकते हैं। यस मैम। सर, जैसे आपने अपनी जर्नी स्टेज है, तो इतने सालों से आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि पहले नहीं हुआ, फिर आपने दोबारा किया, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इतना मोटिवेट रखा? कुछ एक चीज़ होती है जिससे हमें किक मिलती है कि ये करना ही है। हाँ, सो मैम मेरा जो मैंने फर्स्ट एग्जामिनेशन जो चूज़ किया था जिसमें सीरियसली प्रिपेयर करना, दैट वाज आरबीआई ग्रेड बी बैक इन 2020 में। पूरा साल नोटिफिकेशन नहीं आया था उस टाइम पढ़ते पढ़ते इट वाज द जर्नी इन इटसेल्फ वाज सो फ्रूटफुल कि मेरा कैट में 99.5 परसेंटाइल आ गया। उसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एक तो मुझे लग रहा था 1-2 और देते सारे हो जाते, बट ये नहीं हो पाया था। और उसके बाद से फिर जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाते हो, आपको पता चलता जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप और इन डेप्थ जाते जाते हो। तो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था वैसे वैसे प्यार बढ़ रहा था आरबीआई के लिए। तो इट वाज लाइक माय फर्स्ट लव, तो उसको नहीं भूल पा रहा था। इसके लिए डिलीजेंट था, वर्क कर रहा था। इस बार हो गया। हाँ, और जो एक बहुत मज़ेदार बात मुझे इनकी सुन के लगी ना, वो ये थी कि इस बार जब इंटरव्यू देने गए ना, तो चेयरमैन ने पहचान लिया, अच्छा आप वही हो। मतलब तीसरी बार चेयरमैन इनको देख रहे थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। कोई और डाउट प्लीज़, कोई अगर पूछना चाहे तो। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स है हम सब के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा हमें गाइड कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर किसी का हो तो आई थिंक दैट्स ऑल। ओके गौरव, हमारे पास आपके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये, आप चाहेंगे कि आप इसको हमारी वॉल ऑफ फेम में लगाएं, ठीक है? एक आपके पास मनी बहुत होने वाली है, तो ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमारी पैसे छापने वाले पैसे छापने वाली नहीं है, वो तो आप छापोगे बाद में। हाँ। और एक ये अचीवर बैच है जो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे लगाएं प्लीज़ अपने।
ग्रेट। और गौरव को देख के मतलब ऐसा लगता है कि सक्सेस कल्मिनेट हुई है, मतलब इनके चेहरे पे जो स्माइल है, जो रिलैक्स वाली फीलिंग है, जब बहुत मेहनत करते हो ना और जब फिर कुछ चीज़ मिलती है तो शायद ऐसी फीलिंग आती है, अदरवाइज अगर लक से मिल जाए तो वो वाली फीलिंग नहीं आती, फिर तो आदमी एटीट्यूड में आ जाता है। हाँ, फर्स्ट टाइम होता तो मैं नहीं रहता ऐसे, मैं आसमान में जा चुका था। तो ये मतलब इस टाइम बहुत हम्बल, बहुत नाइस, ग्रेट गौरव, आपको यहाँ पे पाके हमें बहुत अच्छा लग रहा है एंड आपसे हम और भी डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा हमारा सक्सेस स्टोरी सेशन होने वाला है। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, आरबीआई ग्रेड बी के सक्सेस स्टोरी सेशन के इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर गौरव बननवाल, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम 2025 को क्वालिफाई किया है। गौरव, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सर। गौरव के बारे में कुछ बताना चाहूँगा इस सेशन के स्टार्टिंग में, ताकि आप लोग इनकी पूरी जर्नी से रिलेट कर पाएँ। गौरव ने 2018 में बीटेक कंप्लीट करी, उसके बाद एक अच्छी कैंपस प्लेसमेंट हुई, इन्होंने वॉल्वो में जो है ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने अपना स्टार्टअप जो है स्टार्ट किया, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं चला, और 2020 में कोविड के बाद इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो अपने पहले ही अटैम्प्ट में इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में जॉब सिक्योर करी और आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का इनका ड्रीम उस टाइम भी चालू हो गया। 2021 में इंटरव्यू दिया, 2022 में फेज़ 2 जो है नहीं क्वालिफाई हुआ, 2023 में फिर इंटरव्यू दिया, 2024 में शादी हो गई, फिर इंटरव्यू दिया आरबीआई ग्रेड बी का, और फाइनली 2025 में इनकी सिलेक्शन एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो गई। तो सिर्फ पूरी 5 साल की जर्नी के दौरान जो एक चीज़ कांस्टेंट रही वो थी इनकी आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ललक। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ललक ही थी जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में इसकी हेल्प करी। गौरव, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि 2018 में जब कैंपस प्लेसमेंट हुई तो उस टाइम पर क्या माइंड में था कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्ज़ाम को टारगेट करना है? नहीं सर, 2018 में जब मैंने क्वालिफाई किया था, कंप्लीट की थी अपनी इंजीनियरिंग, उसके बाद मेरा सिंपल था कि एक अच्छी जॉब लेते हैं, अच्छी जॉब में ऐसी जगह जहाँ पे अच्छा पैसा दे, अच्छा कल्चर हो। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ, ऑफ कोर्स फिर कुछ टाइम काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं। खुद का स्टार्ट किया, उसमें मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, पर फिर चीज़ें कई बार वर्क नहीं करती हैं। कुछ चीज़ें वर्क की, कुछ चीज़ें वर्क नहीं की, एंड देन आई डिसाइडेड कि आरबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उस टाइम मैं देख रहा था, शॉर्ट लिस्ट कर रहा था कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं अच्छे हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे हैं। आरबीआई के बारे में पता किया। एक मेरे सीनियर हैं, उन्होंने भी मुझसे आई थिंक 1 साल पहले कॉलेज छोड़ा था, फिर कुछ साल, 1 साल या 1.5 साल वर्क करके उन्होंने भी आरबीआई क्लियर किया था। तो वो थोड़े से इंस्पायरिंग इंसान थे। उनसे उनके पॉडकास्ट सुने। उन्होंने भी एडुटैप से उस टाइम कोर्स किया था। उनका एक सक्सेस स्टोरी मैंने देखा, पूरी वीडियो देखी, समझ आया कि हाँ ठीक है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, सर कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट किया हम लोगों ने आरबीआई की ही प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। आरबीआई की प्रिपरेशन के कंप्लीट ड्यूरेशन में मुझे बैंक ऑफ इंडिया के मतलब IBPS PO के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब कि आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी से ही आपका बैंकिंग एग्जाम निकालना आसान हो गया। यस। और उसके उसी टाइम कैट का भी एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 2020 या 2021 में मैंने कैट का भी एग्ज़ाम दिया था आरबीआई की प्रिपरेशन के साइड बाई साइड। उस टाइम मेरी 99.5 परसेंटाइल आई थी। मैं बोस्ट नहीं कर रहा, बट आरबीआई की प्रिपरेशन इज़ होलसम। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फेज़ 1, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और वो जैसे ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं हम लोग, बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन साइड बाय साइड हो जाती है। बहुत बढ़िया। गौरव, आपने ना जो है जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी करी, आपने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करी, आपके जो सीनियर फ्रेंड्स थे वो शायद आपकी इंस्पिरेशन बने, बट एज एन इंजीनियर हमें ऐसा लगता है कि यार मैथ तो हमारा अच्छा होता है, ठीक है, हम रीजनिंग में भी अच्छे होते हैं, तो फेज़ 1 हम निकाल लेंगे। तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये फेज़ 1 ऐसे नहीं निकलने वाला, मुझे ढंग से मेहनत करनी ही पड़ेगी? उस टाइम मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में देखा था कि इसका फेज़ 1 में आता क्या क्या है। फेज़ 1 में हमारे 80 क्वेश्चंस तो जीए के हैं, राइट। 30 क्वेश्चंस ही क्वांट के हैं, रीजनिंग के हाँ 60 हैं, और इंग्लिश के 30 हैं। तो हमें लगता है कि क्वांट रीजनिंग आता है। इंजीनियरिंग में क्वांट रीजनिंग हम लोग जो करते हैं वो सिर्फ प्लेसमेंट के टाइम पे करते हैं। प्लेसमेंट में क्वांट हेल्प्स, ऑफ कोर्स हेल्प्स। वो क्वांट की जो मेहनत की होती है वो आप एग्जाम के लिए कर सकते हो। इंग्लिश आप हमेशा से ही पढ़ते आए हो, मतलब मैं CBSE से हूँ और कॉलेज में भी इंग्लिश होता है, तो लगता है कि इंग्लिश हो जाएगा, बट रीजनिंग और जीए नहीं होगा। नहीं होगा वो कॉलेज की मेहनत से नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक मेहनत चाहिए होती है। ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी, आपको बाकियों से अच्छी मेहनत करनी है, तभी जाके होता है। तो ऐसे नहीं है, आप बिना मेहनत के नहीं कर सकते। राइट। गौरव, आपने ना ये एग्ज़ाम को 5 साल जो है जिया है, आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, आपने 2021 जब पहली बार पैटर्न जो है चेंज हुआ था, उसके बाद से आप एग्ज़ाम लगातार दे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फेज़ 1 एग्ज़ाम में ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स क्या
चेंज आया है? मतलब बच्चा जो 2021 में तैयारी कर रहा था और जब 2025 में तैयारी कर रहा है, उसको किस तरीके से इस एग्ज़ाम को डील करने की ज़रूरत है? और PYQ से नो डाउट उसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बट उसको कुछ और चीज़ों के लिए भी रेडी रहना चाहिए, Yes, yes, yes. बिकॉज यू कैन एक्सप्लेन दैट हाँ, क्वेश्चन वेरी वेल। मैं बेटर ये मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो 2019 में भी एक एग्ज़ाम आया था RBI का ही। Yes. सो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी सर वो 120 के ऊपर गई थी, और मैंने जब 2021 का एग्ज़ाम दिया था तो मैं 104 अटैम्प्ट कर गया था। ओके 104 अटैम्प्ट करने के बाद मैं बाहर आके रो रहा था कि ये अगर इतना मुश्किल एग्ज़ाम आता है तो मैं 120 कभी नहीं ला इतने पाऊंगा, नंबर कभी नहीं आ पाएंगे। कभी नहीं आ पाएंगे। पर आपके दिमाग में 2019 की कट ऑफ हाँ, थी। 2019 की कट ऑफ थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाकी लोग ऐसा क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। बाहर आने के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट आपको बताता हूँ। तो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था ना, उस बार वो डॉक्यूमेंट में सर्च नहीं कर सकते थे, ओके इमेज थी शायद वो। इमेज थी। अभी तो सर्च करके आपका नंबर तुरंत आ जाता है, उस टाइम नहीं आ रहा था, और मेरी सांसें अटक गई थी क्योंकि सर्च कर रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा। एक बार आया, एक बार सर्च किया, 2 बार सर्च किया, 3 बार सर्च किया, नहीं आ रहा है। बाद में घर वालों ने बोला बेटा एक बार ध्यान से देख लेते ना, कोई बात नहीं, कुछ कुछ होता है। तो मैंने पूरा देखा, मेरा नाम था। बाद में मैंने स्कोर देखा, मेरा 91 थे। सो 91 के आसपास थे। तो आई नो कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, स्टूडेंट्स की स्टडीज़ भी चेंज New हुए, pattern न्यू है। पैटर्न आ चुका है, एंड द एग्जामिनेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर 2021। बट आपको ऐसा लगा नहीं कि आपने 104 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए? क्या मेरे को पता? लग रहा था 60s में कट ऑफ आई, 104 अटेम्प्ट करके बैठो, मेरे को लग रहा था कि मैंने ज़्यादा यही सही चीज़ें, तो बाद में नेगेटिव हो गई। सो 2020, मैं पहले आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ। 2021 में से अभी तक में एग्ज़ाम एक चीज़ कॉन्स्टेंट रही है कि क्वांट हार्ड आएगा, Right. रीजनिंग हार्ड आएगा, इंग्लिश इस बार बहुत हार्ड आई थी। सो क्वांट एंड रीजनिंग आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वांट जो है वो कैट का लेवल है, रीजनिंग जो है वो IBPS PO के मेंस के लेवल का है, या SBI PO मेंस। जिन्होंने जो भी बैंकर्स हैं वो ये समझ सकते हैं कि IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस में कि रीजनिंग सेक्शन इज़ कंपेरेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है, बट RBI का जो है वो सेम लेवल है, उन्हीं लेवल के बेस्ड पे। GA जो है, GA इज़ समथिंग जो कि डिफरेंट है बाकी बैंकिंग एग्जाम से। GA जो है ये RBI स्पेसिफिक रहता है। RBI के लिए जो GA है उसमें बहुत सारे सेक्शंस जो हैं हमारे बैंकिंग वाले वो नहीं आते हैं, राइट वो नहीं आते हैं। वो हम अगर उसमें टाइम स्पेंड करेंगे तो हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। राइट इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा वर्क कर लो, क्योंकि इंग्लिश अगर स्टार्टिंग से हम वर्क करते तो मेंस में बहुत काम आता, बिल्कुल। बहुत काम आता। गौरव, इसमें ना मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे, ठीक है, मतलब बैंकिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो RBI ग्रेड बी के फेज़ 1 के भी सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आपकी अगर रिदम बनी हुई है, मतलब आप पेन से अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी स्पीड भी बनी रहेगी और आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव्ड रहेगी। बट जॉब के साथ क्या आप डेली प्रैक्टिस इंश्योर कर पाते थे? जो रिदम आपने 2020 में बनाई थी, 21 में बनाई थी, क्या वो मेंटेन हो रही थी? सो 2020 में मैं बेरोज़गार था, तो उस टाइम तो मैं अच्छे से मेहनत कर रहा था। मुझे याद है कि कोविड का टाइम जो चल रहा था उस टाइम मैं डेली सारी क्लासेस करता था, प्रैक्टिस कर रहा था, वीकेंड्स पे प्रैक्टिस कर रहा था। बहुत टाइम था हमारे पास। कोविड में लोगों ने बहुत बर्बाद किए, मैंने PUBG भी खेला था बहुत टाइम उस टाइम। लेकिन बाकी टाइम मेरा पढ़ने में ज़्यादा था। जॉब लगने के बाद वो टाइम नहीं मिलता है। ये आप 9 से 6 बजे तक, 7 बजे तक, क्योंकि घर भी आप फिर आना जाना भी होता है बहुत उसमें। आप एंगेज रहते हो, आपके पास टाइम नहीं बचता है। सो मेरा ये काउंटर करने का जो एक तरीका था वो था मैं एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरता था। मैं सारे एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरता। मैंने आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में कि मैंने सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे, सारे के सारे, जिसकी वजह से जिसमें भी एलिजिबिलिटी हो रही थी मैं भर दे रहा था। उससे क्या होता है कि एग्ज़ाम जब आ रहा होता है तो आपके पास ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो आप उसमें मेहनत तो करते हो। प्रीलिम्स के लिए तो आप करते ही करते हो। आप GA देखोगे वीडियोस, आप इंग्लिश के लिए थोड़े से क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। टेक्स्ट बुक पे मैं जनरली सॉल्व करता था, वो ईजीली सस्ता है और फ़ोन में अवेलेबल होता है। फिर क्वांट एंड रीजनिंग के लिए आप क्लासेस भी करोगे, आप थोड़े से मॉक्स भी दोगे, तो बाकी एग्जाम्स के प्रिपरेशन की वजह से आपकी रिदम बनी रहती है। मेरी भी मैंने ऐसे ही किया था। मतलब आपने ये देखा कि अगर मैं सिर्फ RBI ग्रेड बी की तैयारी करूँगा तो शायद मैं नहीं हो पाएगा, डेली नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, थोड़ा टाइम बाद मोटिवेशन नहीं रहता है। राइट। गौरव, इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि मतलब जब हम RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम इवॉल्व हो रहा है ना, मतलब काफ़ी अच्छा इवॉल्व हो रहा है। आप फेज़ 1 निकाल जा रहे हैं हर बार, लेकिन फेज़ 2 भी इवॉल्व हो रहा है। Yes. और फेज़ 2 में क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा
यूनिक लगता है पढ़ना कि एफएम में पहली बार लाइफ में पढ़ रहा हूँ, कंफर्टेबल नहीं होता। कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो वो चैलेंज कैसे ओवरकम किया आपने? हाँ तो फिर आरबीआई का सिलेबस जो है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। इसमें हमारे मेंस में 3 एग्जाम्स होते हैं, एक फाइनेंस मैनेजमेंट का, एक इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ का और एक इंग्लिश का। Yes. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट सेक्शन है वो थोड़ा सा स्टैटिक साइड पे रहता है। इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ जो है वो थोड़ा सा करंट के साइड पे रहता है। तो फाइनेंस सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए नहीं, कॉलेज में नहीं पढ़ा Right, होता है हमने। right. जो थोड़े कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा एज होता है, फेज 2 में फेज टू में रहता है। तो फाइनेंस थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। किसी को अगर इंटरेस्ट है एमबीए करने का तो वो सोच के चले कि वो उसको मैनेजमेंट बाद में पढ़नी है तो थोड़ी सी पहले पढ़ सकते हैं। ये मैनेजमेंट जो है ये हो सकता है आप बाद में एमबीए पढ़ते हुए ना पढ़ो, उतना ध्यान ना दो, बट अभी पढ़ने से आरबीआई में थोड़ा सा ओपनिंग के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ है जो आपको एक्टिवली कॉन्शियसली खुद को फोर्स करके मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें मैं सही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोई ना कोई कोर्स परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारा का सारा ऑथेंटिक कंटेंट जो कि करंट हो वो आप एक बारी में इकट्ठा कर सको। इकट्ठा करना आसान नहीं है, वो अलग अलग जगह से इट टेक्स पूरी टीम लगती है, आपकी पूरी टीम बैठी है जो पूरा का पूरा कंटेंट आपको देने वाली है। सो कहीं जो जिसका कोर्स अच्छा लगता है, आप फ्री में आपके यूट्यूब पे सारे के सारे स्टडी प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेज हैं, जिसका आपको अच्छा लगे आप उसका लेकर आप उसकी क्लासेस लीजिए। आप उनको इनफैक्ट आपके पास भी होगा ना, मेल करते हैं तो आप टेम्प्रेरी पास तो देते होंगे ना। बिल्कुल। हाँ, तो आप टेम्प्रेरी पास लेकर डेमो क्लासेस देखिए, आपको जिसका अच्छा लगे उसका लीजिए, बट खुद से मेहनत इट्स नॉट मतलब एक टाइम एडिशनल टाइम लगा दोगे उस चीज़ आप, में। हाँ उसमें टाइम वेस्ट करोगे। एक टाइम होता था जब ये सारे कोर्सेज बहुत महंगे होते थे, Right. अभी इतना सस्ता हो रहा है कि ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स सब अफोर्ड नहीं कर पाते, बट इट्स डूएबल। आप थोड़ी मेहनत करके थोड़ा सा फंड्स इकट्ठा करके आप परचेज कर लीजिए, आप बहुत सारा टाइम बचाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा बोला गौरव ने कि देखो वैसे ही हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है, आप सब बिजी हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए। अगर उसमें आप ये रिसर्च भी करने बैठ गए ना अपने एंड पे, या कंटेंट खुद इकट्ठा करने बैठ गए, तो आप काफ़ी अच्छा टाइम अपना इस चीज़ में लगा देंगे, पढ़ने के लिए टाइम काफ़ी कम बचेगा। गौरव, मैं ना थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा एक बार दोबारा से, क्योंकि मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, आपके फादर जो हैं वो ECIL से इंडियन लिमिटेड से रिटायर्ड है, तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि बेटा तू एक काम कर, जो है टेक्निकल साइड में है, तू इन बैंकिंग एग्जाम के चक्कर में क्यों पढ़ रहा है? वो कैसे फादर को बनाया कि नहीं मैं इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ? सो एक स्टिग्मा था कि इंजीनियरिंग कर ली है, साइंस बैकग्राउंड से वो इंजीनियरिंग कर ली है तो टेक्निकल साइड पे चले जाओ। सो जब कॉलेज में मैंने एंट्रेंस ली थी, उसके पहले बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत। एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ अ डिफरेंट बीस्ट। आपने इंजीनियरिंग की है, आपको पता है। और कॉलेज में आने के बाद थोड़ा सा मैं लेट डाउन था कि जो स्टडीज़ हैं और जो हम सपने देख कर आए थे वो थोड़ा सा मिसमैच है। उस बहुत कॉलेज वाज वेरी गुड। हाँ, कॉलेज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत मतलब फेमस है। हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, बट क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम लोग हाँ, तो हम जब मैंने साइंस ली थी तो मैं ये सोच के, आयरन मैन उस टाइम रिलीज़ हुई थी फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली, तो वो इंस्पिरेशन था कि हम लोग इंजीनियरिंग करने के बाद वो करने वाले, साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ये जार्विस। सो लेकिन जब हम लोगों ने ये इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो उसके बाद लगा कि हाँ ऑफ कोर्स हम लोग कोई और डिफरेंट डोमेन में करने वाले हैं। तो मेरे पापा जो हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो ही इज़ अ CMA प्रैक्टिस, अब तो रिटायर हो गए, बट उन्होंने CMA अपने टाइम पे निकाला था। उस टाइम भी बहुत टफ था वो। तो थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड घर पे रहता है, हमेशा से रहा है, पापा की बुक्स भी रही हैं, तो उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ फाइनेंस सेक्टर इज़ अ गुड इनफ सेक्टर जहाँ पे आगे बढ़ा जा सकता है। और चाहे AI आए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फाइनेंस इज़ गोइंग टू डोमिनेट इन द लॉन्ग रन। बहुत लॉजिकल है काफ़ी ना, काफ़ी लॉजिकल, बहुत लॉजिकल है। और जैसे इंजीनियरिंग लॉजिकल है वैसे ही फाइनेंस भी है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ अ फेमिलियर एरिया जहाँ पे पापा को भी समझाया कि पापा देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस बैकग्राउंड आप भी हो, मुझे थोड़ा समझा देना। जो समझ नहीं आएगा आपसे पूछ लूँगा, और उसके बाद आपको भी नहीं समझ आएगा तो मैं कोर्स ले लूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था पहले भी कि कोर्स ले ले बेटा, ये तेरा टाइम बचेगा। उन्होंने ही बताया कि इतनी मेहनत जब तक बुक्स इकट्ठा में करने में करोगे तो टाइम निकल जाएगा। उनकी एडवाइस थी। यस, उनके टाइम पे बुक्स बहुत महंगी आती थी, बोलते थे आजकल के कोर्स तो सस्ते आते हैं, ले लिए कोई बात नहीं। तो हाँ ऑफ कोर्स घर में कोई गवर्नमेंट जॉब
प्रिपेयर कर रहा होता है तो वो थोड़ा सा आपको बता देता है कि क्या होने वाला। राइट। गौरव, 2021 आपके लिए एक बहुत लकी ईयर था। बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, आरबीआई का फेज़ 1 निकाल लिया पहली बार में ही, फेज़ 2 क्वालिफाई हो गया पहली बार में ही। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस में आपसे 21, 22, 21, 23, 24, 25 सबका जानना चाहूँगा कि क्या पहले इंटरव्यू में क्या गलत हुआ, फिर दूसरे तीसरे में क्या हुआ, और कैसे सब चीज़ों से परे हट के आपने बोला कि नहीं यार सर 25 का इंटरव्यू मुझे ऐसा देना ही देना है। मैं पूरी वो एक पूरा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमारे पास ना काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में लटकते हैं पर दोबारा उठने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, और आपने हिम्मत 3 बार करी है। ईजी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ईजी नहीं होता, मतलब तभी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये। हाँ, तो 21 का इंटरव्यू जो था उस टाइम मैं ऑलरेडी कैट में अच्छा रैंक कर चुका था, बैंक में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो चुका था, और कॉलेज भी अच्छा ही था, तो मैं आसमान पे चढ़ चुका था। और इंटरव्यू मैंने इतने एरोगेंस के साथ दिया था, मैं सोचता मेरा तो हो ही जाएगा, ये सारे एग्ज़ाम्स तो हो रहे हैं, ये भी हो ही जाएगा, पक्का से हो जाएगा। इतना ज़्यादा श्योर हो गया था कि मैंने सोचा था बैंक ऑफ इंडिया छोड़ ही देता हूँ, आरबीआई का फाइनल रिजल्ट आने का वेट करूँगा। तो वो नहीं, तो उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आया, अपना नाम नहीं देखा, तो रियलिटी चेक मिला कि नहीं, शायद से उतना अच्छा नहीं हूँ। कि एग्ज़ाम में जो पैनल मेंबर्स होते हैं, दे आर वेरी सीनियर मेंबर्स, वो सारे एटलीस्ट उनमें से जो भी सबसे जूनियर भी हो, उसने भी आरबीआई ग्रेड भी क्लियर किया है। सही बात है, वो सारे एक्सपर्ट है अपने सारे आप में। एक्सपर्ट, सारे डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, सबको बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे पूरी इंडियन इकोनॉमी पता है। हाँ, फाइनेंस सेक्टर के हो सकता है कई सारे इतने अच्छे हों कि वो लेक्चर्स ले सकें, कॉलेज बुक्स में लिख सकें अपने बुक्स अपने, लिख हाँ बिल्कुल। बुक्स लिख सकें। तो क्या आप अभी भी आरबीआई गवर्नर्स की कोई भी बुक पढ़िए। अभी मैं लास्ट टाइम मैंने आई डू व्हाट आई डू पढ़ी है, राइट। रघुराम राजन सर की। जिनकी ब्रेकिंग द मोल्ड है, ब्रेकिंग द मोल्ड, नहीं, आई डू व्हाट आई डू आपको पढ़ना चाहिए। वो सिर्फ उनके एज अ गवर्नर की जो स्पीचेस हैं, सिर्फ उसी का एक कल्मिनेशन, ब्रिलियंट। आप एक बार वो पढ़ोगे, आपको खुद अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट हो सकता है। वैसे ही सेम सुब्बाराव सर की है, वो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस पे है। मूवीज़ देखते हैं सर, राइट। मूवीज़ से बहुत अच्छा पता चल जाता है कि क्या हुआ था 2008 में, बिल्कुल। बट हमको बुक पढ़नी चाहिए। आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या हुआ था एक्चुअल। और बाकी लोग, हम लोग अब देखते तो हमें लगता है कि ऑब्वियस था, उस टाइम जो लोग जी रहे थे उनके लिए नहीं था। क्योंकि अभी तो हमारे पास मतलब पूरी उसकी स्टोरी के बाद में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं था कि एक्शंस क्या जो है क्या रूप होने लेंगे। वाला है, कहाँ से सब कुछ, क्या मतलब इट वॉज स्लिपिंग। हम मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, बट जो प्राइवेट सेक्टर में जिनकी फैमिलीज थी, उनको पता होगा कितना हार्श टाइम था वो। राइट। तो पहले इंटरव्यू में आपने क्या मिस्टेक्स नोट की कि मेरी ये मिस्टेक थी, शायद एरोगेंस एक मिस्टेक थी। एरोगेंस वाज अ मिस्टेक। उसके अलावा हम लोग जब कोर्स इज़ नॉट इनफ। राइट। कोर्स आपको टॉपिक समझा फेज सकता 1 है, फेज 2 तक ले जा सकता है, आपको लेके जा सकता है, लेकिन आपको जो इन डेप्थ नॉलेज है, जो आपको मतलब फील होता है, आप एक टाइम के बाद इकोनॉमी फील करने लग जाते हो, वो जो जीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो आपको बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करने पे अच्छे न्यूज़पेपर्स में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से, पीयर ग्रुप्स का पार्ट बनने हाँ से। हाँ, उससे पता चलता है कि हम लोग अब मैं 5-6 साल से ये कर रहा हूँ, तब जाके मुझे इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। मैं समझ गया, मतलब ये सिर्फ वो टेक्स्ट बुक पढ़ाई नहीं है कि भाई आपने पढ़ लिया और आपने बोल फर्स्ट दिया। इंटरव्यू में मेरे को नहीं, नेफ्ट जैसे मुझे अब बैंक में रहकर पता है ना नेफ्ट की क्या टेक्नोलॉजी है नेफ्ट, राइट। बट उस टाइम मेरे लिए नेफ्ट वाज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हाँ, ये मेरे को बस उतना पता था। उसमें ये उसके मैं डेफिनेशन 3-4 लाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या लिख होती सकता हैं। था, लेकिन अब जाके मेरे को पता है कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़। आपको यकीन नहीं होगा, यूएस में, इंडिया में जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं, यूएस में हैं उसके हैं उस सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, बट वी आर स्टिल हेड। वी आर स्टिल अहेड ऑफ यूएस। हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर में। मतलब मेरी वाइफ है, वो गोल्डमैन सैक में थोड़े टाइम तक वर्क करती थी, खुद बता दी कि हम लोग काफ़ी आगे हैं। तो आप ऐसे पैनलिस्ट के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हाँ, आप ऐसे पैनलिस्ट के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हुआ सच, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो वही बना रहे हैं। जब कुछ पूरी इंडस्ट्री में कुछ ख़राब हो रहा होता है, तो उनको पहले पता चलता है, उनको पहले एक्शन लेना है कि इस गड़बड़ी को कैसे रोके। राइट। गड़बड़ी को पहचानना, हाँ। उसके ऊपर एक्शन लेना और उसको ठीक करना। अभी एक 500 समथिंग करोड़ का एक फ्रॉड हुआ था हरियाणा में, अभी चल रहा है वो। उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही हाँ है। आरबीआई हैड टू कम आउट एंड से कि ये दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन ब्रांच, या मतलब सम ब्रांचेस, नॉट बैंक लेवल फ्रॉड।
IDFC शायद। हाँ IDFC, ताकि कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। राइट। या फिर आप एक चीज़ मुझे 2021 में नहीं पता थी, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, उसमें एक चीज़ होती है स्टांस। उस टाइम मैंने स्टांस के बारे में आई थिंक एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था, 4 पेज का डॉक्यूमेंट था, सारे स्टांसेस के बारे में लिखा था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस स्टांस का? हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, डविश स्टांस, हॉकिश स्टांस, हाँ। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? बट अब जाके रियलाइज़ होता है इम्पोर्टेंट। राइट। डायरेक्शन। वो आप पढ़ाते हो, आपको पता है, लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पहला इंटरव्यू था, इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जहाँ पर आपको लगा कि नहीं यार मैं रेडी नहीं हूँ इस इंटरव्यू के लिए? हाँ, तो वो मेरे को पहले थोड़ा सा पिक्चर मिल गया था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे, मैंने मिरर के सामने भी इंटरव्यूज़ दिए थे, क्योंकि कॉलेज टाइम से पता था कि कुछ टेक्निक्स Right. पता थी कैसे करते हैं। पर फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म पे दिया था, थोड़ा सा उनके बारे में बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो आई एग्ज़ाम भी प्लेटफॉर्म था। हाँ जी। उनका मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था। उस टाइम तक मैं एडिट ऐप से नहीं एसोसिएटेड था। तो उसके बाद मेरे को एक रियलिटी चेक मिला था कि यू आर नॉट रेडी गौरव। भले ही तुम्हारा 2-3 दिन में इंटरव्यू है, जितना वर्क कर सकते हो, जितना समेट सकते हो, ये रहता हाँ, समेट लो पढ़ लो। समेट लो, क्योंकि इंटरव्यू में अगर ऐसे जाओगे तो शायद सिलेक्शन ना हो। आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। राइट। आपको हो सकता है आपको बहुत सारी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, बट इंटरव्यू में इट मे बाउंस बैक ऑन यू। मुझसे भी वहाँ पे भी पूछ लिया था ये सिंगल सर ने कि सिविल्स की प्रिपरेशन करोगे या नहीं करोगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, इंटरव्यू नहीं करते हो। वहाँ पर उन्होंने ये मैंने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गंदा आंसर दिया था, याद नहीं है मेरे को, क्योंकि सर की शक्ल समझ आ गई थी, पता लग गया था कि मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो इस टाइप का था इंटरव्यू। बाहर आके मेरे को बुरा लग रहा था कि यार कैसा गया ये। रिजल्ट आने के बाद मेरे को और बुरा लगा। नहीं, वो सही, वो रियलिटी चेक। गौरव 2023 में आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे ना, तो 2021 का हैंगओवर याद था मेरे को। मतलब 2021 में मेरा इंटरव्यू बुरा गया था, 22 वाले में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। मतलब फेज़ 2 लिखा था मैंने, पर फेज़ 2 से इंटरव्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाया था मैं। लेकिन 2023 में मुझे ये 2 साल का मेरा ट्रॉमा था कि मैं एक बार इंटरव्यू पे आउट हो चुका हूँ, पिछली बार तो मेंस भी नहीं हुआ था, क्या पता मैं हुई नहीं, डिज़र्व नहीं करता। बट ये थर्ड जो मेरा अटैम्प्ट था सेकंड इंटरव्यू में, उस टाइम अभी वाले 6 महीने थे सुधीर सर। तो उस टाइम मेरे को लग रहा था कि ऑफकोर्स थोड़ा हमने भी इम्प्रूव किया है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा हुई है। और इंटरव्यू में भले उस ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 47 मेरे इंटरव्यू मार्क्स देख कर ही मेरा आधा दुख खत्म हो चुका प्रेशर था। डाउन हो गया था कि चल मैंने अच्छा स्कोर कर लिया काफ़ी, क्योंकि शायद आप 25 से 47 में पहुंचे हो। हाँ, मैं 27 से 47 में 20 नंबर का इम्प्रूवमेंट वॉज, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा जब रिजल्ट आया था तो मैं 30 नंबर से पीछे था। ओके। तो उस टाइम 252 गया था, बहुत हाई कट ऑफ थी। राइट, 2021 में। हाँ, 2021 में। और उस टाइम इजी भी क्वेश्चन आए थे। पर ये फिर सेकंड टाइम जब 27 मेरे मार्क्स आए थे, सेकंड इंटरव्यू में मेरे 47 आए थे। मैं उससे ही कुछ था कि ठीक है सिलेक्शन हो ना हो, पर इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव किया। बिल्कुल। तो गौरव, जब उस टाइम भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर 2024 में तैयारी करने की क्यों सोची? और अब मैं शायद आप मुझे बता रहे थे कि 2023 का जब रिजल्ट आया उससे कुछ दिनों बाद ही आपकी शादी थी। हाँ। तो आप एकदम बिल्कुल ब्लैक, मतलब वो कैसे सिचुएशन को आप हैंडल करते हो कि यार नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब इससे आगे बढ़ना ही बढ़ना है? मतलब ये बहुत हिम्मत मुश्किल से आ पाती है यार, एंड यू हैव टेकन इट फॉर 3 टाइम्स। मतलब मैं अगेन आपसे जानना चाहूँगा कि हिम्मत का सोर्स क्या था? हाँ, ओके। सो जब मैं सेकंड 2023 मेरी शादी 2024 में हुई थी, और 23 दिसंबर में आई थिंक रिजल्ट आ गया था, या उसी के आसपास आया था, शादी से एक महीने के अंदर में। तो नहीं हुआ था, फिर शादी भी थी, शादी का भी स्ट्रेस होता है। हाँ, वाइफ ने उसके बाद काफ़ी सपोर्ट किया था। वो गोल्डमैन सैक में थी बैंगलोर में। उसके बाद उसने बताया कि मैं भी दिल्ली आ जाती हूँ। उसने स्विच किया, दिल्ली में आकर फिर थोड़ा सपोर्ट किया। थोड़ा फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है तो आप अंदर से थोड़ा सा ले आते हो। राइट। वो एक ऐसी बूस्ट होता है ना कि यार जो हमें साइकोलॉजिकली इमोशनली प्रेशर नहीं होता ना फिर आप। फिर ये होता है कि ऑफकोर्स लाइफ का तो प्रेशर चलता रहता है, पर घर वाले एटलीस्ट आपको मोटिवेट तो कर रहे हैं कि हाँ बेटा एक बार दे क्या है, कुछ अलग से थोड़ी करना है। पर अब ऐसा लगता है कि अगर बैंक ऑफ इंडिया में जॉब ना होती तो शायद ये प्रेशर और ज़्यादा होता। हाँ, डेफिनेटली। मतलब फिर आप सोच भी नहीं सकते, मतलब फिर क्योंकि बेरोज़गार होकर प्रिपेयर करना लगता है कि टाइम है, बहुत सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर एक प्रेशर ये होता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, यू कम बैक टू ज़ीरो। बिल्कुल। ये मेरे साथ नहीं था। मैं बैंक में था मैं कि 1 साल अगर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आप करियर में आगे बढ़ रहे हो। राइट। इस साल मेरा प्रमोशन हो गया, अगर आरबीआई नहीं भी होता तो मैं
मैनेजर तो कहलाता ही बैंक ऑफ इंडिया में ही कहलाता, एंड दैट इज ऑल्सो रेप्यूटेबल। राइट यस, वो बहुत लोगों का ड्रीम है भाई अभी भी। हाँ हाँ। तो गौरव 2024 में फिर दोबारा तैयारी करी, फिर फेज़ 1 क्वालिफाई किया, फिर फेज़ 2 क्वालिफाई किया, फिर इंटरव्यू देने गए। हाँ। और सेम शायद सुधीर सर के पैनल द्वारा आ गया। अभी सुधीर सर, लास्ट 3 ईयर से सुधीर सर का पैनल। तो 24 के इंटरव्यू में क्या अप्रोच थी कि यार इस बार फोड़ नहीं फोड़ने, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट भी थे कि 47 मार्क्स आ गए हैं। वही- तो 2024 में फिर क्या वही गलती होता है हुई? ना, जब जैसे ही आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो वापस से फंसते हो कि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपने जिस दिन ह्यूमिलिटी छोड़ी उसके अगले दिन गिरोगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि वी हैव टू बी वेरी श्योर कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे ना तो शायद आप फंस जाएंगे। आप एक दिन छोड़ दो, एक दिन मेहनत करना छोड़ दो, आप उसके नेक्स्ट डे देखोगे ना कुछ चीज़ें आप भूल चुके हो। आप एक दिन माइनस करो, आप एक दिन छोड़ोगे ना, आप अगले दिन पीछे जा चुके हो। बिल्कुल, क्योंकि कोई और आपसे ज़्यादा मेहनत कर भी रहा है और भी। कोई और मेहनत कर रहा है, नहीं कई बार कई चीज़ें तो भूल जाते हैं। बिल्कुल। गौरव, मैं ये जानना चाहूँगा कि 2025 में ऐसी क्या चीज़ें अच्छी हुई, ठीक है, जो आपके लिए फाइनली सिलेक्शन के रूप में आई? ओके, सो 2025 में प्रीलिम्स लोग बोल रहे हैं आसान आया था, सबके लिए आसान नहीं आया था। मैं हमेशा स्कोर मेरा फेज़ 1 में 85 to 90 रहा है। इस बार पहली बार मेरा 78 रहा था, 78 के आसपास स्कोर रहा था, और ये कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर नहीं, 77 के आसपास कट ऑफ है। पर 78 मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि इस बार पेपर का पैटर्न ही बहुत डिफरेंट भी आया है। बहुत मतलब डिफरेंट। स्टैटिक में वो माउंटेन वाला क्वेश्चन हो गया या फिर वो कैपिटल वाला क्वेश्चन हो गया, हम शायद नहीं पढ़ते इस लेवल नहीं का। पढ़ते। ये एक उसका भी आई थिंक पॉलिटी का भी क्वेश्चन था। राइट। एक पॉलिटी का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नहीं एक्सपेक्ट करके नहीं जाते हम लोग यहाँ। फिनांस का एग्जाम बिल्कुल तो सही। उस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट आया था। जैसे ही हम जीए देखते हैं, आपको मैं बता दूँ, ईएसआई हमेशा डिफिकल्ट आता है। फेज़ 2 में ईएसआई इस बार ऐसा आया था कि कुछ लोगों ने ईएसआई के बाद इंग्लिश नहीं लिया, नहीं दिया, नहीं टाइप नहीं कर पाए, मतलब टाइप नहीं कर पा रहे, प्रेशर में इतने आ गए। प्रेशर ओवरवेलम हो गए एग्जाम के बीच में कि ये क्या पूछ रहे हैं ये, उसके बाद टाइप नहीं कर पाए। क्योंकि आपको पता चल जाता है, आप अगर एग्ज़ाम रूम में हो तो ईएसआई में अगर टाइपिंग स्पीड कम होती है तो आपको पता चल जाता है। लोग हुआ था ऐसा। तो आपने कैसे वो जो चीज़ें चेंज हो रही थी, जो एकदम बिल्कुल नई बच्चों के लिए आई कि जीए में क्वेश्चंस डिफरेंट आ गए, स्कीम्स हर बार आती हैं वो नहीं आई, आरबीआई नोटिफिकेशन हर बार आती है इस बार नहीं आई, स्ट्रेटेजी के ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछ लिए, फिर फेज़ 2 भी थोड़ा डिफरेंट आया। आपने कैसे खुद को कंपोज रखा कि नहीं यार ये चीज़ें चेंज होंगी? शायद एक्सपीरियंस काम आया। हाँ, एक्सपीरियंस तो काम आता है, पर एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जब डिफ़िकल्ट आता है तो वो सबके लिए आता है। बिल्कुल, चाहे वो टॉपर हो या ना हो, एग्ज़ाम सबके लिए डिफ़िकल्ट आया है। और टॉप 100 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन लगभग सेम रहती है। बिल्कुल। अब मैं 83 वाले रैंक का पर्सन शायद सेलेक्ट हो जाए, 84 वाले ने भी उतनी ही मेहनत की है। राइट। कुछ चीज़ें प्लस माइनस होती रहती है, बट एग्ज़ाम जब डिफ़िकल्ट आएगा सबके लिए बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली। और देखो ये वो आदमी बोला जो 4 बार फेज़ 1 निकाल चुका है, मतलब उनको पता है कि यार जो चीज़ें अगर टफ हो रही हैं तो सबके लिए टफ हो रही हैं और जो इजी हो रही है सबके लिए इजी हो रही हैं। गौरव, इस बार जब रिजल्ट देखा तो अगेन डर लग रहा होगा बहुत कि यार ये रिजल्ट देख रहा था तो भारी पड़ता है, फेज़ 1 फेज़ 2 का तो आदत पड़ चुकी है देख के निकालने की। इस बार क्या माहौल था, फैमिली का भी आपका भी, फेज़ 2 के फाइनल रिजल्ट देखते टाइम? ओके, सो हम लोग बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे थे, और मैं पहले बता दूँ कि मेरा ये 5वां अटैम्प्ट था। मैं अंदर से प्रिपेयर्ड था कि अगर नहीं हुआ तो छठा भी देंगे। ग्रेट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सुधीर सर को मेरा नाम याद हो चुका था क्योंकि तीसरी बार ले रहे थे इंटरव्यू। वो इंटरव्यू पहचान के होगी कि भाई गौरव आ गया। हाँ, तो मैंने सोचा था चौथी बार भी देख लेंगे, सर से मिल कर आएंगे। सर मतलब पूरा पैनल, वो जो पैनल है वो आप नहीं अपने एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं मिलने वाले अपन लोगों से। तो वो पैनल का 45 मिनट्स ही है जो आपको मिलता है। राइट। भले ही साल में एक बार मिलता है, मिलता तो मैंने सोचा था छठी बार भी ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, वहाँ जाएंगे, रिजेक्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट आई विल ट्राई। एक और चीज़ मैंने बैकअप के लिए ले रखी थी कि मैं MA इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ इग्नू से। सो मैंने ये सोचा था कि अगर इसके DR के अटैम्प्ट्स ख़त्म भी हो गए, अगर मेरे बचे होंगे अटैम्प्ट्स, बैंकर्स के लिए होता है 32 33 तक दे सकते हैं, मैं तो DPR भी भर दूँगा। ग्रेट यार, मतलब RBI ग्रेड भी जाना है तो जाना ही है। जाना है तो जाना ही है। किसी भी तरीके से जाओ। हाँ। नहीं, ग्रेट। तो रिजल्ट का अब हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट हाँ। जब देखा आपने तो मेरे को यकीन नहीं हुआ था। घर वाले सारे यहाँ छुट्टियों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये लेकर जाएंगे, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ रेडिट पे कि रिज़ल्ट
हो गया। रेडिट पे मैं जनरली भरोसा नहीं करता कि वो मजाक बहुत उड़ाते हैं। मैंने तुरंत वेबसाइट खोली, वेबसाइट पे डाउनलोड किया और मैंने रिजल्ट चेक करना शुरू हुआ। मैंने देखा मेरा रोल नंबर आ गया। अंदर से जो शांति आई, जो खुशी आई, मैंने घर वालों को बताया। सो घर वाले पहली बार में खुश तो बहुत ज़्यादा होते थे, बट किसी को यकीन नहीं होता, इतनी बार दे चुके हैं ये यकीन ही नहीं होता। सब लोगों ने डाउनलोड किया, मेरा रोल नंबर मेरे एडमिट कार्ड से प्रिंट आउट, रोल नंबर मैच करेंगे, एक एक डिजिट मैच करेंगे। और सबने वेरीफाई किया कि सबने भाई हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ किया, है। फिर सब खुश हुए। मतलब मैंने खुद 3 बार देखा था उस रात को। रात को आया था 8 बजे के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। मैंने 8 से 10 के बीच में 3 बार देखा था कि मेरा ही रोल नंबर है ना, एक एक डिजिट मैच करूँगा। कि घर वाले परेशान हो जाते हैं, यार तू कितने एग्जाम देगा, हाँ। मतलब तू 4-5 बार से आरबीआई ग्रेड भी दे रहा है। दे जा रहा है, दे जा रहा है, दे जा रहा है, पूरे साल कोई ना कोई एग्जाम आता रहता है, तो पूरे साल बिजी रहता है। नहीं, इसमें ना गौरव, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि ये जो हम बहुत सारे एग्जाम्स टारगेट करना शुरू करते हैं, आपने सेबी ग्रेड ए के भी 3 बार जो है फेज 2 जो है दिए हैं, आपने इफ्स का, आपने एडई, बहुत सारे एग्जाम आपने दिए हैं। तो ये मल्टीपल एग्जाम बच्चे को कब टारगेट करने चाहिए? मतलब कुछ ऐसा रूल है कि अगर ये हो जाएगा तब मल्टीपल एग्जाम टारगेट करना? क्योंकि कई बार बच्चे स्टार्टिंग से ही मल्टीपल एग्जाम टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो आप कोई सलाह देना चाहेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस एरिया में? अगर हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो हमें सेबी मेन फोकस रखना चाहिए, आरबीआई भी देना चाहिए। राइट। अगर थोड़ा एग्री बैकग्राउंड रह चुका है तभी नाबार्ड ट्राई करना चाहिए। नाबार्ड इज़ नॉट दैट एग्जाम जिसमें हम आउट ऑफ ब्लू जाके कर को प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट। सेम गोज़ फॉर एडाई। एडाई जो है वो इंश्योरेंस स्पेसिफिक एग्ज़ाम है। तो अगर इंश्योरेंस का थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा बैकग्राउंड पता है, थोड़ा पता है वर्किंग कैसे रहता है, तो इट विल बी ईजी। सारे के सारे एग्जाम्स में फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज कॉमन है, राइट। बट डिफरेंट लेवल के डेप्थ में आता है। मतलब वो शायद आपकी आरबीआई ग्रेड बी की फाउंडेशन प्रिपरेशन आपने Foundation, 2020 में yes, करी थी, yes, वो yes. आपको बाकी एग्जाम्स में फ़ायदा हेल्प कर रही थी। राइट। गौरव, आगे बढ़ते हैं। मैं बस ये जानना चाहूँगा कि आपको एडुटैप के बारे में कैसे पता लगा? आपने बताया था शायद एक सीनियर से हाँ, पता एक लगा, बट एडुटैप इस जर्नी में मैं ये पहले जो है बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि ये इनकी मेहनत है जिन्होंने इनको सिलेक्शन दिलवाई है, बट एडुटैप आपके साथ कैसे रहा? मतलब आप कैसे एडुटैप को अपनी जर्नी में देखते हैं? ओके, सो मैंने पहले बताया कि कोर्स अगर सपोर्ट आपको करता है तो आपका आधा काम हो जाता है। राइट। आप फिर मेहनत पे फोकस कर सकते हैं। राइट। तो मैंने पहले और भी कोर्सेज लिए हैं। कोर्स कंटेंट मोर और लेस अच्छे, सबके कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स बिल्कुल। वीकनेसेस हैं। बिल्कुल। एडुटैप में स्ट्रेंथ्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो बाकी कोर्स में जैसे ही मैंने एडुटैप पे स्विच किया तो मेरे को दिखा कंटेंट के लेवल में, एंगेजमेंट के लेवल में डिफरेंस है। थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, लगा कि हाँ थोड़ा मैं और फ्री हो गया हूँ, मैं थोड़ा और फोकस कर सकता हूँ एग्ज़ाम पे। तो एक तो ये है। उसके अलावा जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने दूसरी तीसरी बार लिख रहे हैं एग्ज़ाम, मेंस लिख चुके हैं, राइट। उनको रिवीजन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। राइट। क्योंकि 1 साल हो चुका होता है लगभग अगली बार मेंस जब दे रहे होते हैं तो उस केस के लिए एडुटैप का जो कोर्स है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उनकी क्लासेस चलते रहते हैं। 1.5 से 2 महीने में आप पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो उनको टाइम नहीं मिल रहा तो रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस कर लो, 2x पे देखो, आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए, नोट्स के प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट पे नोट्स खुद बनाते रहो। आपके एक हाई क्वालिटी नोट्स और हाई क्वालिटी टीचिंग दोनों साइड बाय साइड होते रहेंगे। राइट। बहुत बढ़िया। और गौरव, क्योंकि आपने इस पूरी 5 साल की लाइफ को जिया है, मैं बार बार इस पॉइंट को छेड़ता हूँ, आपके लिए ये सक्सेस क्या मायने रखती है? मतलब आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करना चाहोगे इन दी एंड? ओके ये बहुत डीप क्वेश्चन। हाँ, ये मैं मतलब एक मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर दी परफेक्ट वन टू टेल दिस आंसर, क्योंकि वो हर बार छू के घंटी मार के वापस आ रहे हो, अंदर घुस नहीं पा रहे हो बस केवल। हाँ, सो हर एक का सक्सेस का डेफिनेशन अलग है, Right. बट मैं डिफाइन ऐसे करूँगा कि सक्सेस इज़ व्हेन यू आर एट पीस। ऑफ कोर्स आगे करियर होगा मेरा, उसमें स्ट्रेसफुल मोमेंट्स आएंगे, बहुत हो सकता है बर्नआउट स्टेज भी आए, बट अभी मैं फील कर रहा हूँ कि मैं एट पीस हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड गौरव, इस पूरी जर्नी में आप कुछ स्पेशल लोगों को मेंशन करना चाहोगे जो पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपके साथ थे? फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, आपके कुछ लोगों को अगर मेंशन करना चाहें? जिस दिन रिजल्ट आया था मैं सबके पास गया था, और कुछ फ्रेंड्स मेरे बचपन के हैं, मेरी वाइफ ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके बिना तो इस बार का इंटरव्यू नहीं क्लियर होता। उसने मेरे को बोला कि गौरव कंट्रोल योर एरोगेंस, नो कि वो सामने वाले को कुछ भी जो है, ही वांट्स यू, दे वांट टू
टेक यू टू RBI. सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, बस आप ही कोई रीज़न मत दे देना। आप ही कुछ रीज़न दे रहे हो कि वो नहीं कर पा रहे हैं. रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. तो अगर आप उनको कोई रीज़न दे दोगे आपको रिजेक्ट करने का, तो वो रिजेक्ट कर देंगे. तो फिर रायता मत फैलाना। मत फैलाना. तो माई वाइफ वॉज द मेन सपोर्ट. फैमिली, पेरेंट्स, उन्होंने, पापा मम्मी दोनों हर बार मोटिवेशन करता, हर बार कि बेटा कोई बात नहीं, नहीं हुआ अगली बार दे देना, कोई और दे देना, सारे एग्जाम्स दे रहे हो ना, कुछ और हो जाएगा. उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं, बचपन के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया. ये जैसे ही रिजल्ट आया मैंने सबको फ़ोन किया, बताया नहीं मैंने मतलब फेस टू फेस बताऊँगा. कुछ लोग थे दिल्ली में, कुछ लोग बाहर थे. आई वेटेड कि जब आ जाएंगे तब उनको बताऊँगा. ज़्यादातर आगे, फिर उन्होंने छोटी सी पार्टी की, बताया मैंने कि पार्टी का रीज़न क्या. सही है, बहुत बढ़िया. तो गौरव, नाउ यू आर रिलीव्ड. यस. वो फीलिंग सिंक इन हो गई है. ग्रेट. दोस्तों, हाँ, मेरे ऑफिस भी ये एक बैंकर्स के लिए है कि बैंक का नॉलेज जो है आपका JIB CIB प्लस जो बैंक का एक्सपीरियंस है, इट इज़ गोइंग टू कम इन हैंडी जब आप RBI की प्रिपरेशन करोगे. बिल्कुल. गौरव को देखे ना, आप शायद ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी लाइफ की जितनी भी छोटी छोटी जर्नी आप जी रहे हो, जैसे JIB की जर्नी, CIB की जर्नी, बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी, ठीक है, मल्टीपल इंटरव्यूज़ की जर्नी, ये सारी जर्नी आपको मजबूत बना रही है, आपको रेडी कर रही है फॉर द फाइनल सिलेक्शन. तो यहाँ पे जो फेलियर भी है ना अभी आपकी लाइफ में, जो लो पॉइंट्स भी आपकी लाइफ में, वो ज़रूरी हैं, क्योंकि वही आपको मौका देंगे कि भाई उठ और मेहनत कर. और ये पढ़ जो तू अभी रहा है, जो मेहनत तो भी कर रहा है, ये भी सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मील का पत्थर साबित होने वाली है. ऑफिस में आपको भी, आप भी वर्किंग हो, बिल्कुल. कभी कभी स्ट्रेसफुल डेज आते हैं. राइट. वो स्ट्रेसफुल डेज जो हैं आपको बहुत बुरा फील करवाते हैं. Right. बट उसी की वजह से कई बार आप मोटिवेटेड होते हो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाते हो. ये बहुत सही बात बोली गौरव ने कि कई बार हमें लगता है कि यार चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, बट अगर आप ध्यान से सोचो तो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं. ठीक है, आप किस तरीके से इसको परसीव कर रहे हो, किस तरीके से इसको पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली अपने लिए अपना रहे हो, वो बहुत मैटर करता है. तो गौरव, थैंक यू वेरी मच. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. एंड दोस्तों, ट्रस्ट मी, आप अगर RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो ही द परफेक्ट रोल मॉडल कि भाई आपको रुकना नहीं है, आपको लगे रहना है जब तक फाइनल रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है. थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू गौरव, बहुत अच्छा लगा आपके साथ.